प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। सरकार पर लगाया पंचायती राज एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप। देवप्रयाग में भारी भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से की मुलाकात। भूस्खलन प्रभावितों की मदद को लेकर सौंपा पत्र। उत्तराखंड सरकार के ऑपरेशन काल नेमी का महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने किया समर्थन। कहा, ये एक अच्छी शुरुआत। पुलिस ने अब तक 200 से अधिक ढोंगी बाबाओं को पकड़ा। हरिद्वार में कांवड़ मेले की धूम। पुलिस ने फूल बरसाकर किया कांवड़ियों का स्वागत। तीसरे दिन तक करीब 35 लाख से अधिक कांवड़िए जल भरकर हुए रवाना। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखकर राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव में सत्ता पर मनमाने तरीके से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा के द्वारा अधिनियमित है। वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है और वो उसके तोते की तरीके से ही काम कर रही है और उम्मीदवार परेशान है। राज्य का पंचायती राज का एक्ट है 2016, हम बना लेंगे। उस एक्ट की सर्वथा अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जब किसी एक्ट के तहत तो काम होगा ना। जो ये आयोग बना हुआ है, वो आयोग को तुमने अपना तोता बना करके बना दिया है। तो राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को नरक में डालने का काम हो रहा है। इसलिए एक दुखी मन से जो है मैंने एक मौन व्रत 1 घंटे का रखा और मैंने ये भी कहा है कि यदि स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो कमीशन के सामने मैं धन्यवाद। इधर उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां जारी हैं, तो वहीं पर हाईकोर्ट की ओर से 2 वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव में चुनाव नहीं लड़ पाने वाले फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने वाले उम्मीदवारों के चुनाव न लड़ने के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि जिनके नामांकन चुनावी प्रक्रिया में सही पाए गए हैं, वो सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है और सिंबल आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पहले चरण के तहत होने वाले चुनावों को लेकर मंगलवार तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी और आप देखिए कि चुनाव नहीं लड़ पाने वाले फैसले को बरकरार रखते हुए अब पंचायत चुनाव के लिए सिंबल आवंटन भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो काफी बेहतर है। न्यायालय के अधीन विषय है और आज जानकारी जो मिलेगी, आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है न्यायालय में, इसमें ठीक दिशा निर्देश आ जाए। जैसे दिशा निर्देश आते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया उस रूप में होगी, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। क्योंकि दल के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग अपने सब प्रकार की प्रत्याशी के दृष्टिकोण से भी हमने चयन कर लिया है और लगभग हमने 320 जिला परिषद सदस्यों को घोषित किया, 358 में से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भले ही समाप्त हो गई हो, वहीं इसके रद्द होने की तलवार अभी भी लटकी हुई है, जिसके मद्देनजर आज होने वाले सिंबल आवंटन को राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक दिया। वहीं इस पर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के आईटी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो पंचायत के चुनाव कराने में सरकार
सरकार ने देरी की, उसके बाद में चुनावों पर न्यायालय के आदेशों के बाद भी तलवार लटकी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधि हटाए जाएं, जिसे जनता जिताना चाहती है, सबसे पहले उनका मनोबल टूट जाए। 6 महीने पहले सरकार ने प्रशासक बैठक बुलाने का काम किया, जिसके बाद में सरकार ने दोबारा राज्यपाल को इसके अनुवाद के लिए भेजा। ये चुनाव पिछले साल सितंबर अक्टूबर महीने में हो जाने चाहिए थे। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों और निर्देशों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही पंचायत के जो चुनाव हैं उसको लेकर सरकार की जो कार्यशैली है, मानसिकता है, उस पर सवालिया निशान भी खड़े किए विकास नेगी ने। साथ ही चुनावों पर कोर्ट के आदेशों के बाद भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, ये कहा गया विकास नेगी की ओर से। पंचायत चुनावों को लेकर भले ही अभी हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आया है, लेकिन भाजपा अभी से ही आशंकित नजर आने लगी है। पंचायत के चुनावों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट के निर्देश आएंगे, भाजपा ससम्मान उन निर्देशों का पालन करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की तैयारी पूरी है, चुनाव भी हम जीत रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी पंचायत के चुनावों पर संकट के बादल खत्म नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने अभी भी वोटर लिस्ट पर चल रहे विवाद पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार मजबूती की बात कही जा रही है और हाईकोर्ट के निर्देश का भारतीय जनता पार्टी ससम्मान पालन करेगी। हालांकि अभी तक ये मामला कोर्ट में ही अटका हुआ है और इस विवाद पर कोई साफ रिजल्ट जो निर्णय है वो नहीं लिया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर हाल फिलहाल संकट के बादल खत्म नहीं हुए हैं। देखिए, न्यायालय के अधीन विषय है और आज जानकारी जो मिली है, आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है न्यायालय में, इसमें ठीक दिशा निर्देश आ जाए। जैसे दिशा निर्देश आते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया उस रूप में होगी, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि दल के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग अपनी सब प्रकार की प्रत्याशी के दृष्टिकोण से भी हमने चयन कर लिया है और लगभग हमने 320 जिला परिषद सदस्यों को घोषित किया, 358 में। देवप्रयाग के ठीक सामने पौड़ी जिले में लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लैंडस्लाइड वाला एरिया भले ही पौड़ी जिले में पड़ता हो, लेकिन ये देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। लैंडस्लाइड में 2 व्यक्ति भी घायल हो गए हैं। वहीं देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मुलाकात करके आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर पत्र सौंपा है। इसके साथ ही जिनके मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की मांग की है। वहीं पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का ये कहना है कि जो भी प्रभावित हुए हैं उनकी उचित मदद की जाएगी। इसके साथ ही आपदा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी। भूस्खलन प्रभावितों की मदद के लिए तत्पर है सरकार और देवप्रयाग में भारी भूस्खलन देखने को मिला है और साथ ही साथ ये तस्वीरें काफी भयावह है, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया है और करीब 6 से 7 ऐसे मकान हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस लैंडस्लाइड में 2 लोग घायल भी हो गए। मैं आज सुबह ही जगदल पहुंचा था और ये घटना उसमें मुझे पता जब चली तो तुरंत मैंने वहाँ पर जो है वहाँ के सदर पौड़ी एसडीएम से मैंने बात की और वहाँ पर जो है एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो अपने पन्नीदास जी का, वो उनके बेटे भी घायल हैं, वो भी घायल, उन दोनों से मेरी वार्ता भी हो गई। और 5-7 लोग जिनके मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, नगर पालिका की संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से मीटिंग करने आया हूँ कि तुरंत उन लोगों प्रभावितों को जो है लाभ पहुंचाया जा सके। और अभी मैं तुरंत जो है अभी मीटिंग करने के बाद तुरंत मैं क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, उनसे मेरी वार्ता हो रही है। उनसे भी अभी मैं तत्काल जो है थोड़ी देर में 2-3 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा देवप्रयाग में और उन लोगों से मुलाकात करूँगा। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया
और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। मैं आज सुबह उत्तराखंड में इन दिनों ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इसके तहत छद्र वेश धारण करके लोगों को ठगने वाले बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की शुरुआत की है और अब तक 200 से अधिक ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगते हैं। और इस मामले में अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक और जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कटाक्ष किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। काल ने भी अभियान को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया है, जिसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है। मैं तो संत बाबा महंत जो भी हैं जिसमें वस्त्र पहने हैं मैं तो उसका सम्मान हम आदर करते हैं, लेकिन ये रक्षोद्घाटन जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है कि संत के वेश में बहुत तालनेमी आ गए हैं, ये रक्षोद्घाटन है। जबकि वास्तविकता ये है भाजपा तो स्वयं ही कालनेमी संस्कृति, ये तो हर अच्छे काम को छलने के लिए जो है उसको कुछ न कुछ अभ्रंश कार्य करते हैं। तो इसलिए कालनेमी संस्कृति के लिए भाजपा को इधर उधर कहीं उनके मुख्यमंत्री को कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है। कालनेमी तो उन्हीं के घर में है और आज भी मेरे इस समय से कुछ कालनेमी जो पकड़े जा रहे होंगे वो भाजपा ही के घर में होंगे। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों धार्मिक उत्सव होते हैं। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, कुछ दिनों बाद महाकुंभ होगा। दोनों परिस्थितियों में जब ऐसे अनेकों लोग जो धार्मिक वेश धारण करते हुए और फिर समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लूट डकैती की स्थिति में आ जाते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए इस ऑपरेशन को मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में लागू किया। मैं कह सकता हूं कि उसके जो परिणाम हैं वो दिखने भी प्रारंभ हुए हैं। इन लोग ऐसे डबल वेशी जो लोग हैं जिन्होंने छद्म वेश धारण किया हुआ है वो पकड़े जा रहे हैं और एक प्रकार से धर्म पर किसी प्रकार पक्षपात करने का जो काम हो रहा था उस पर भी रोक बढ़ते हैं। हरिद्वार में कावड़ मेला जोर शोर से चल रहा है। वहीं पर कावड़ मेले में व्यवस्थाओं को परखने के लिए डीएम मयूर दीक्षित औचक निरीक्षण पर निकले। उन्होंने जटवाड़ा पुल के पास कावड़ पटरी और कावड़ शिविर के पास सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही जटवाड़ा पुल पर कावड़ियों के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप पर भी जरूरी दवाओं के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। इस दौरान सफाई कर्मियों के नदारत रहने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने मेले व्यवस्थाओं का भी औचक निरीक्षण किया। कावड़ मेले का तीसरा दिन है और इसमें जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि काफ़ी अच्छी संख्या में कावड़ यात्री आ रहे हैं। लगातार इसमें जो भी सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण हमारे जोनल सेक्टर ऑफिसर्स कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ जहाँ कमियाँ उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भीड़ अभी और आएगी। तो उसके लिए जितने टॉयलेट्स हैं, पानी की व्यवस्था है, शिविर भंडारे आदि चल रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई है, इसी का निरीक्षण भी किया गया है। और जहाँ जहाँ से भी हमको रिपोर्ट आ रही है कि कुछ कमियाँ, जैसे अभी हमने देखा कि कुछ सफाई कर्मी यहाँ पर एब्सेंट थे, तो उसको भी लगातार हमने कहा कि 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए ताकि एक सफाई कर्मी के भरोसे न छोड़ा जाए। और साथ ही जो पानी जहाँ नल वल आदि लगे वहाँ पर निकासी प्रॉपर हो पानी की, ताकि कीचड़ आदि की समस्या ना हो। हरिद्वार में कावड़ मेले का रंग लगातार चढ़ता जा रहा है। एक और जहां पर पुलिस प्रशासन मेला व्यवस्था और सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है, वहीं रविवार को हरिद्वार पुलिस ने मानवीय भाव से कावड़ियों का स्वागत करके सबका दिल जीत लिया। हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे कावड़ियों पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र की कावड़ पटरी पर हरिद्वार पुलिस की ओर से फूलों की वर्षा की गई।
एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल खुद मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को जल, बिस्किट और केले वितरित किए। एसएसपी ढोबाल ने बताया कि मेले के तीसरे दिन तक करीब 35 लाख से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप हर कांवड़ यात्री की सुरक्षा और सुविधा का सर्वोच्च प्राथमिकता पर ध्यान दे रही है। हालांकि कुछ छोटी घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते नियंत्रित कर लिया। और इधर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने ऑपरेशन काल नेमी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार पाखंडी और दोहरे चेहरे वाले लोगों को बेनकाब करने का काम कर रही है तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ विपक्ष या बाहर के लोगों पर ही नहीं बल्कि सत्ता में बैठे हुए उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं और युवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को एक सख्त उदाहरण पेश करना होगा ताकि ये संदेश जाए कि चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो भाजपा में ही क्यों ना हो। देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी ऑपरेशन कालने में अच्छा है। अगर सरकार पाखंडी लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन मेरा साथ साथ ये कहना है कि सरकार को खास तौर से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो कालने में उनकी सरकार में भाजपा में सत्ता में है, जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन सब पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नैनीताल के रामनगर में राज्य सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए और 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर पीएनजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने बताया कि लंबे समय से महाविद्यालय में शिक्षकों के रहने की कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण कई शिक्षक पास के शहरों से रोजाना आना जाना करते थे या उन्हें महंगे और असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता था। अब आवासीय भवन निर्माण से शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए सुविधा होगी। विद्यालय में अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था और हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड शासन का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा मछूला मार्ग की हालत बदहाल हो चुकी है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नेशनल हाईवे के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बता दें कि 1 साल पहले से खटीमा पीलीभीत सड़क की हालत खस्ता नजर आ रही है, जो कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क को 2 साल पहले NH को हस्ताक्षर कर दी गई थी, लेकिन नेशनल हाईवे के अधिकारी कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसी क्रम में कई सारे लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति जो कि उस सड़क पर सफर कर रहा था और जल भराव के कारण इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि सड़क का पता ही नहीं चल रहा था। इसी दौरान वो चोटिल हो गया और उनका ये कहना है कि बरसात के वक्त गड्ढे में पानी भर जाने के कारण पता नहीं चल पा रहा है सड़क कहाँ है, जिस कारण कोई दुर्घटना यहाँ पर गड्ढों की वजह से होती हुई नजर आ रही है। घर आया था वापसी में, तो जो अपना RTO ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज़ और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं। और सर मैं उस रोड का भुक्तभोगी, हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के CM साहब होते हुए भी और इस रोड की ये
हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता, छोटी सी बरसात हो गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है। बहुत परेशान है सर, बच्चे तो समझो कि पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खड़ीमा पहुँच जाते थे, इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खड़ीमा पहुँचने में। अब गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, क्या करें, बहुत परेशान है सर। प्रदेश में मानसून के मौसम में लगातार बारिश के बीच अब कुछ राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 14 और साथ ही 15 जुलाई को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी, जबकि देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेंस है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है, फिर भी एका दुक्का तो मिलेंगी। जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है, आज और कल के लिए उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। अब खबर नैनीताल के लालकुआ से है, जहां पर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने हुए कट के कारण बीती रात हल्दूचौड़ निवासी युवक दीपक जोशी की मौत से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने हाईवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे पर बने हुए इन कटों के कारण अक्सर हादसे होते हैं और प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची परिवहन विभाग की तकनीकी अधिकारी अपराजिता पांडे और पुलिस के अधिकारियों ने हल्दूचौड़ कट बंद करने समेत ग्रामीणों की अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 27।